पिछले कुछ दिनों में जब हमने यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवाल उठाए तो समाज के एक हिस्से से कुछ लोगों ने कहा कि सर आप तो कहते थे कि जात है कि जाति नहीं। अब देखिए आप भी जातिवादी हो रहे हैं, आप एंटी दलित, एंटी ओबीसी, एंटी एससी एसटी हो रहे हैं। वैसे कायदे से सवाल ये नहीं कि हमें क्या कहा गया, सवाल ये होना चाहिए यार कि क्या सवाल पूछते ही बातचीत खत्म करके टाक दे देना चाहिए? और अगर सवाल पूछना अपराध है तो लोकतंत्र किस काम का है? हालांकि ठीक है, मुझे पॉलिटिकल लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा जो मुझसे जुड़ा है, हमें लगा कि आज उनसे हम संवाद करते हैं और उनके वो सवाल जो उनके मन में आ रहे हैं, क्योंकि उनके वर्ग के बुद्धिजीवियों ने कहा है, जैसे कि क्या आप भी तो मानेंगे ना कि पढ़ाई लिखाई वाले संस्थानों में दलित, आदिवासियों, पिछड़ों का भेदभाव नहीं होता? ये सवाल कई सारे दलित, ओबीसी, एससी एसटी के लोगों ने हमें भेजे। और भी सवाल थे, जैसे कि अगर भेदभाव होता है तो कैसे फिर आप लोग कह रहे हैं कि नियम गलत है? अगर अपराध होता है तो दोषियों को सजा देने के लिए कानून सख्त बनाया गया तो आप लोग क्या दिक्कत है? वो यूजीसी का डेटा देते हैं जहां पर दावा किया जाता है कि 118.4% भेदभाव के केसेस बढ़े हैं। ऐसे में वो कहते हैं कि आप पत्रकार होकर क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप भी जातिवादी हैं? हमें लगा कि एक अच्छा संवाद करते हैं और इसलिए वो लोग जो अभी भी जात पात से ऊपर उठकर संवाद में यकीन रखते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। जिनके अंदर जात एकदम घुस गई है कि जीरो टॉलरेंस, हमारी जात वाला चाहे आग पानी कर दे हम सपोर्ट करेंगे, जात वाला है तो वो यहां से जा सकते हैं। उनके लिए इस वीडियो में कुछ भी नहीं है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, आज उनसे हम कहेंगे कि अगले कुछ मिनट आप हमें दीजिए, आपके सवाल हमारे जवाब, फिर उस पर आपके जो काउंटर क्वेश्चंस थे उनको लेकर हमारे जवाब हमने तैयार किए। अब सबसे पहला सवाल जो दलित भाई, ओबीसी भाई, एससी एसटी वाले कहते हैं वो ये है कि क्या कॉलेजेस में, शैक्षणिक संस्थाओं में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ भेदभाव नहीं होता? देखिए, इसका बड़ा सीधा जवाब है कि हां, होता है। और ये एक कड़वी, असहज करने वाली सच्चाई है। किसी भी समझदार समाज को इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। लेकिन तर्क यह है कि भेदभाव का कोई तय चेहरा और जाति नहीं होती है। और अगर हम ये मान लें कि भेदभाव सिर्फ एक तरफा होता है तो फिर हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, सबके लिए न्याय बराबर के सिद्धांत को नकार देते हैं। अब इस पर कई लोग ये कहेंगे कि सर ये कहना कि भेदभाव का कोई तय चेहरा नहीं होता, ये आप लोगों की तरफ से जातिवादी लोगों को क्लीन चिट देना है। क्या आप समाज में जो पुराने समय से शोषण आ रहा है उसको नकार रहे हैं? इसका जवाब होगा नहीं। यह तर्क पुराने शोषण को नकारने के लिए नहीं है, बल्कि न्याय के दायरे को पूरा करने के लिए है। एससी एसटी और ओबीसी समुदाय ने जो अपमान झेला है उसके लिए सख्त कानून बहुत जरूरी है और हम उनके ठीक से लागू होने की मांग भी करते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या सुरक्षा का दायरा इतना संकुचित होना चाहिए कि अगर वही अपमान जो उनके पूर्वजों ने सहा या वो सही, वो किसी दूसरे छात्र के साथ हो तो कानून उसे पीड़ित मानने से भी इंकार कर दे? देखिए, न्याय तो तभी मजबूत होता है जब वो दर्द को पहचानता है, ना कि पहचान के आधार पर दर्द को छांट देता है। देखिए, जब हम न्याय को चुन चुन कर लागू होने वाला बनाते हैं तो हम भेदभाव को खत्म नहीं करते, हम उसे एक नया कानूनी रूप देते हैं। न्याय का वजूद जो है वो पीड़ित पर आधारित होना चाहिए, ना कि पीड़ित की पहचान पर। कानून अगर किसी चोट को पहचानने से इंकार कर दे तो वो न्याय नहीं, उसे आप बंटवारा कहेंगे। अब यहां पर वो एक काउंटर क्वेश्चन और करते हैं कि सर 124% के आसपास का उछाल देखने को मिला है, यूजीसी का डेटा कहता है। अब देखिए, ये वो आंकड़े हैं जिनका डर दिखाकर यूजीसी के नए नियमों को जस्टिफाई किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कैंपस में भारी उछाल आया है। यूजीसी के 2019-20 से 2023-24 के डेटा के अनुसार 118.4% की बढ़ोतरी हुई है भेदभाव के मामले में। अब प्रथम दृष्टया सुनकर बड़ा डरावना लगता है, लेकिन अगर इसकी गहराई में आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2019-20 में शिकायतों की संख्या 173 से बढ़कर 378 हो गई। कुल मिलाकर शिकायतें जो हैं इस बीच में वो 1160 है। लेकिन अगर आप इसके असली गणित को समझेंगे
एशी 2021-22 की सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या 4,33,00,000 है। यानी जो ये डेटा दिखाया जा रहा है, जिसके आधार पर इस लॉ को जस्टिफाई किया जा रहा है, ये कुल छात्रों के मुकाबले 0.003% से भी कम है। अगर इसको हम और सरल भाषा में डिकोड कर दें तो आप ये समझ पाएंगे कि 10,000 छात्रों में एक शिकायत भी पूरी नहीं है। और इस शिकायत की बात कर रहा हूं मैं भी। और यही मेरा सीधा सवाल है कि क्या आप 0.00% जो मामले हैं, कुछ परसेंटेज, उसके आधार पर करोड़ों छात्रों के बराबरी के अधिकार को दांव पर लगवा देंगे? क्या संविधान के आर्टिकल 14 की गारंटी को सिर्फ इस परसेंटेज के खेल जो 100% से ऊपर बताया जा रहा है, उसके जरिए कमजोर किया सकता है? और वैसे भी शिकायतों की संख्या बढ़ने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि जुल्म बढ़ा है। आज ई समाधान जैसे पोर्टल्स हैं जिन्होंने आवाज उठाना आसान कर दिया है। यह जागरूकता है, जरूरी नहीं कि अपराध में उछाल हुआ हो। असली सवाल यह है कि हम डेटा का इस्तेमाल इंसाफ के लिए कर रहे हैं या डर पैदा करके एक तरफा कानून को थोपने के लिए। अब एक सवाल यहां पर और उठता है कि सर ठीक है, कुछ परसेंटेज तो आए हैं, ये तो आप भी मान रहे हो, क्या यह भेदभाव भी असंवैधानिक नहीं है? जवाब है बिल्कुल है। संविधान का आर्टिकल 15 जातिगत भेदभाव को रोकता है, लेकिन वहीं आर्टिकल 14 भारत में सभी को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस यानी कानून का समान संरक्षण देता है। सुरक्षा जो है वो किसी विशेष अधिकार नहीं है, किसी खास वर्ग का प्रिविलेज नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक का, 140 करोड़ भारतीयों का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार। और कोई भी कानून जो सुरक्षा के मामले में नागरिकों को अलग अलग तराजू पर तौलता है, वो संविधान की आत्मा से टकराता है। और संविधान की बात तो सबसे ज्यादा आप SC, ST, OBC समाज करता है। अब यहां पर एक काउंटर आ सकता है कि लेकिन सर आप ये तो मानेंगे ना कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के साथ सकारात्मक भेदभाव का क्या? आप कहेंगे कि भाई सवर्णों के पास तो सामाजिक शक्ति है, जनरल कास्ट के पास, उन्हें कानून की वैसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां भी जवाब जो है वो बड़ा सीधा दूंगा मैं। संविधान सकारात्मक भेदभाव जैसे आरक्षण की अनुमति देता है ताकि पिछड़ गए समुदायों को बराबरी का अवसर मिल जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि किसी नागरिक को आप कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर कर दें। आर्टिकल 15 भेदभाव को रोकता है, लेकिन वो आर्टिकल 14 की उस मूल भावना को खत्म नहीं करता जो कहता है कि कानून की सुरक्षा सबके लिए बराबर हो। कानून एक वर्ग के लिए ढाल बने यह जरूरी है, लेकिन वही कानून दूसरे के लिए खतरा बन जाए, यह संविधान स्वीकार नहीं कर सकता। और यह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। EP रोयप्पा मामले 1974 में साफ शब्दों में कहा गया था कि समानता का मतलब सरकार की किसी भी मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा। इंसाफ का तराजू पुरखों की गलतियों से नहीं बल्कि आज के पीड़ित के दर्द से तौला जाना चाहिए। सकारात्मक भेदभाव आगे बढ़ाने का औजार है, कानूनी सुरक्षा पीछे छोड़ देने का लाइसेंस नहीं। अब अगला सवाल यह आएगा कि क्या दोषियों की सजा के लिए कानूनी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए भाई, हम शुरू से कह रहे हैं, पिछले दोनों वीडियोस में भी हमने यही कहा था। भेदभाव और उत्पीड़न जैसे अपराधों के लिए सख्त कानून जरूरी है, लेकिन व्यवस्था जो है वो पक्षपाती नहीं होनी चाहिए। बिना शुरुआती जांच की सजा देना या झूठी शिकायत पर जवाबदेही तय न करना, यह कानून का दुरुपयोग है। और कोई भी ऐसी व्यवस्था जो झूठी शिकायत की स्थिति में किसी भी तरह की जवाबदेही न तय करे, वो न्याय नहीं बल्कि कानून की ताकत का असंतुलन बन जाती है। अब एक काउंटर क्वेश्चन जो और आ सकता है इसके बाद, वो ये आया कि जांच से पहले सजा का विरोध करना कानून को कमजोर करना नहीं है। आरोपी जो है वो सबूत मिटा सकता है, पीड़ित को डरा सकता है, ये सारी बातें भी आएंगी और ये चिंता बहुत जायज भी है। और इसीलिए पीड़ित की तुरंत सुरक्षा जरूरी है, लेकिन सुरक्षा और सजा को एक ही चीज मान लेना यह न्याय की गंभीर गलती है। जांच के दौरान अगर आप आरोपी को सीधे सस्पेंड करना एकमात्र रास्ता मानते हैं तो यह उसके साथ भी गलत है।
निगरानी या पीड़ित से मिलने पर पाबंदी जैसे उपाय पीड़ित को सुरक्षित रखते हैं और निष्पक्ष जांच की संभावना भी बनाए रखते हैं। झूठी शिकायतों की बात करना पीड़ितों को चुप कराने की कोशिश नहीं है, बल्कि कानून का भरोसा बचाने की कोशिश है। न्याय का मूल सिद्धांत यही कहता है कि जब तक दोष साबित नहीं हुआ वो व्यक्ति निर्दोष है। और हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको विष्णु तिवारी का मामला, वो हमारे सामने चेतावनी था, जहां पर झूठे आरोप के चलते एक व्यक्ति 20 साल जेल में बिताया। उसके पिता की मृत्यु हो गई, उसके भाई की मृत्यु हो गई, उसका घर खंडहर बन गया और 20 साल बाद पता चला कि कुछ था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुभाष काशीनाथ महाजन मामले में 2018 में साफ साफ कहा था कि बिना किसी शुरुआती जांच की कार्रवाई व्यक्तिगत आजादी का हनन हो सकती है। कानून को सुरक्षा का साधन बनाना चाहिए, बदला लेने का हथियार नहीं। अब एक सवाल जो और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो ये था कि क्या ऐसे कानून की मांग अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों के लिए नहीं होनी चाहिए? भेदभाव तो उनके साथ भी होती है। देखिए, यह मांग भी पूरी तरह तर्कसंगत है। सुरक्षा जो है यूनिवर्सल होनी चाहिए, सेलेक्टिव नहीं। लेकिन जब कानून सिर्फ कुछ वर्गों को चुनता है तो वो सबका साथ नहीं निभाता। एक के लिए वो सपोर्ट सिस्टम बनता है और एक को बेसहारा छोड़ जाता है। जब कानून कुछ पहचानों को चुनकर सुरक्षा देता है और कुछ को बाहर छोड़ता है तो समान नागरिकता का विचार जो है वो खोखला हो जाता है। कैंपस में किसी मुस्लिम छात्र को उसके नाम या पहनावे की वजह से चिढ़ाया जाना या किसी अल्पसंख्यक छात्र को उसकी पहचान के चलते अलग थलग कर देना भी उतना ही बड़ा अपमान है जितना किसी और का। आर्टिकल 29 और 30 कॉलेज चलाने के लिए, लेकिन यहां चर्चा जो है कैंपस के भीतर होने वाले अपमान की है। अगर भेदभाव पहचान के आधार पर अपराध है तो सुरक्षा का दायरा भी उतना बड़ा होना चाहिए। लोकतंत्र पहचान चुनकर सुरक्षा नहीं देता, वो दर्द देखकर मदद करता है। अब एक सवाल जो और काउंटर में आ सकता है वो ये कि आप लोग कैसे कह रहे हैं कि भेदभाव हो जाएगा? भाई, अगर 10-10 लोगों की टीम बनाई गई है यूजीसी की नई गाइडलाइन में, तो फिर जनरल वालों के साथ गलत कैसे होगा? देखिए, यहां समस्या संख्या की नहीं, आजादी की है। नए नियमों का क्लॉज 3 संस्थानों पर दबाव बनाता है। वो कहता है कि फंड रोक देंगे, भारी जुर्माना लगा देंगे, और जब ये डर हो तो प्रशासन निष्पक्ष जांच का रिस्क लेने के बजाय तुरंत कार्रवाई करने को आसान रास्ता मान लेता है। ऐसे में फैसला तथ्यों पर नहीं बल्कि संस्थागत डर और राजनीतिक दबाव पर होता है। अब एक सवाल और SC ST या OBC समाज के जो बुद्धिजीवी वर्गों कह रहे हैं कि भाई साहब, आप लोग डर क्यों रहे हैं? आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने दोष नहीं किया, आपने कुछ गलत किया नहीं, तो आप पर कार्रवाई क्यों होगी? तो देखिए, नियमों की भाषा और हकीकत में फर्क होता है मेरे दोस्त। तकनीकी रूप से सस्पेंशन को सजा नहीं माना जाता, लेकिन जिस छात्र को सस्पेंड किया जाएगा उसका समय बर्बाद होना और समाज में उसे अपराधी के तौर पर देखा जाना वो किसी बड़ी सजा से कम नहीं है। न्याय की प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो खुद एक सजा बन जाए। बराबरी पुराने अन्याय को समझते हुए आगे बढ़ने वाली होनी चाहिए, लेकिन वो बहिष्कारी नहीं होनी चाहिए। अगर हम एक पुराने अन्याय को ठीक करने के नाम पर एक नया कानूनी अन्याय खड़ा कर देते हैं तो हम समानता के लक्ष्य से भटक जाते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब सुरक्षा को सीमित करना नहीं बल्कि उसे सबके लिए बनाना है। हम सुरक्षा के विरोधी नहीं हैं, सिर्फ चुनिंदा सुरक्षा के विरोधी हैं। हम चाहते हैं कैंपस का हर छात्र ये भरोसा महसूस करे कि कानून उसके लिए भी उतना ही खड़ा है जितना किसी और के लिए। इंसाफ की परिभाषा बड़ी सरल होनी चाहिए। इंसाफ कभी भी चुनिंदा नहीं हो सकता। या तो वो सबके लिए है या फिर स्पष्ट शब्दों में वो पॉलिटिक्स है, राजनीति। सामान्य छात्र आज देश में कोई अलग लाभ नहीं मांग रहा, वो सिर्फ कानून की नजर में बराबरी मांग रहे हैं। बराबरी का मतलब ये नहीं कि किसी को कम सुरक्षा मिले, बल्कि ये है कि किसी को भी कम सुरक्षा ना मिले। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? क्या सुरक्षा कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए? अपनी राय आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप भी समान कानूनी सुरक्षा के पक्ष में हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर पक्ष में नहीं है तो आपके जहन में जो सवाल है उसे कमेंट सेक्शन में डालिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब हम वहां पर दें, बशर्ते वो सवाल इस वीडियो में जो सवाल पूछे गए हैं उनसे अलग हो। जो भी सवाल आएंगे, हर एक सवाल हम पढ़ते हैं, देखते हैं और उन सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि आप हमारा परिवार हैं और हम संवाद में यकीन रखते हैं।
बाकी जो इस वीडियो को नहीं देखे, शुरू में चले गए, उनके लिए हम कह सकते हैं कि भैया जात है कि जाति ही नहीं।